बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हरफ राज के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज की टॉप स्टोरीज़ के अंदर शामिल है कि बिलाखिर हुकूमत ने जो रिलीफ देने का ऐलान किया था, पेश किए गए बजट में आज वो वापस ले लिया गया। मज़ीद नए टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं और महंगाई का तूफ़ान है जो आने को तैयार है। इस तमाम तर अमूर पर बात करेंगे। शबर ज़ैदी साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे पहले सेगमेंट के अंदर। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे बिलाखिर मौजूदा हुकूमत ने भी रूस से तेल ख़रीदने का फ़ैसला किया है और रिफाइनरीज़ को ख़त लिखा है कि आप बताइए कि आपके अंदर इस्तेदाद कार है क्या। इसके ऊपर आपको अपडेट करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे कराची का मसला। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वह लोड शेडिंग का। इसके ऊपर मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ होंगे। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब और खुश आमदीद कहते हैं अपने शो में शबर ज़ैदी साहब, FBR के साबिक चेयरमैन हैं, माहिर माशियात हैं। उन्हीं से पूछते हैं, शबर साहब ये बताइएगा कि आज कौमी असम्बली के अंदर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो रिलीफ दिया जा रहा था आवाम को वापस लिया गया है। जो स्लैब बनाई गई थी टैक्सेस की वो भी रिवाइज़ की गई है और पेट्रोलियम लेवी जो है वो 50 रुपये मरहलावार आयद करने की मंजूरी दी गई है। ये इस तरह के जो इकदाम हैं हम मानते चले जा रहे हैं IMF के मुतालबात, लेकिन IMF है कि फिर भी राज़ी होने को तैयार नहीं है। मामला कहाँ जाके रुकेगा? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, जब ये बजट आया था तो इस बजट ने अपना कलेक्शन रखा था 7,004 बिलियन रुपीस जी मेरे 7 ट्रिलियन रुपीस। तो उस वक्त भी मैंने ये आके टीवी पे पहले दिन ही ये कहा था कि IMF 7,500 से कम पर एग्री नहीं करेगा जी और वही हुआ और उन्होंने 7,470 रुपए पे एग्री अभी प्रेजेंट किया है। तो बात ये है सर के जो हमने बजट प्रेजेंट किया था वो या तो हमने IMF को दिखाए बगैर किया था या हम ये समझ रहे थे कि उनको बात समझ नहीं आएगी। बात बिल्कुल क्लियर है, 7,500 से कम पर वो तैयार नहीं थे। जब वो 7,500 से कम पे तैयार नहीं थे तो हमने फिर बैठ के 450 बिलियन रुपीस 475 बिलियन के टैक्सेस लगाए और वो थोड़ी बहुत जो हम चीजें चेंज करना चाहते थे वो हमने वापस कर दी। और मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ये निहायत मतलब आप कहें कि कमजोरी है गवर्नमेंट की। और मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि अवाम को थोड़ा सा धोखे में रखा गया कि बजट के टाइम पे कुछ और बात की गई। आज 29 तारीख को जो बजट अल्टीमेटली असेंबली में आया है वो कुछ और कह रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10-12 दिन से पूरी कौम एक चक्कर में फंसी हुई थी। रियलिटी में वो कोई चीज नहीं थी और हमें एक डिफरेंट चीज में जाना है। ये एक हकीकत है और ये पाकिस्तानी लोगों को इसका अंदाजा होना चाहिए। अच्छा शबर भाई, ये बताइएगा 7,500 अरब का जो हदफ रखा गया है कलेक्शन का, क्या आप समझते हैं कि ये हम हासिल कर पाएंगे? देखिए, बात ये थी कि मैंने उस वक्त ये कहा था कि हमारा जो 30 जून 2022 का जो कलेक्शन है वो 6,100 है। जी तो 6,100 पर अगर 3% का ग्रोथ रेट ले रहे हैं और आप 11% इन्फ्लेशन ले रहे हैं तो ये वैसे ही 7,000 बन जाता है। अच्छा। तो ये 7,500 ज्यादा की फिगर नहीं है और ये अचीवेबल है अगर इसी स्पीड से चलते रहे। मगर अगर ठीक है। इन्होंने इकोनॉमी को ब्रेक लगाया जो कि लगता जाता हुआ नजर आ रहा है तो ये मुश्किल हो जाएगा। मगर 7,500 अचीवेबल बजट है ये बेसिकली। अच्छा, ये जो बिजली के बिलों के ऊपर उन्होंने एक स्लैब बना दी कि 30,000 वाले को इतने हज़ार इजाफी देने हैं और 50,000 वाले पे ये है, इस तरह तो ये जो ताजर हैं ये तो बड़े मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे और एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। नो 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 सॉरी, देखिए यही आप लोगों का कसूर है कि आप चीजों को सही तरह नहीं समझते। देखिए, ये तो ताजिरों की लॉटरी निकली है। अच्छा। ये लॉटरी निकली है। इन्होंने कहा है कि ताजिर कोई टैक्स नहीं देंगे और सिर्फ बिजली पे जो 3,000 रुपये महीना है वो देंगे। आप जो है अपनी सैलरी पे 15% या 20% टैक्स देंगे और एक ताजिर जो है वो 3,000 रुपये महीना 3 मल्टीप्लाई बाय 12 36,000 रुपये टैक्स देगा एक दुकान का। ये तो इस मुल्क के साथ मजाक हो रहा है, बिल्कुल कंप्लीट मजाक है। ये आप उल्टा समझ रहे हैं। ताजिरों की तो ऐसी लग गई इस चीज के ऊपर। वो अच्छा, तो याशी चाहते लग। थे कि वो इनकम टैक्स नहीं दें, वो अपने बिजली के बिल पे टैक्स दें। इससे ज्यादा बदतरीन निजाम कहीं नहीं हो सकता कि आप ये कह रहे हो कि एक दुकान लिबर्टी मार्केट में है, एक दुकान आजमगढ़ मार्केट में है, एक दुकान ज्वेलर की है, एक दुकान कोयले की है, दोनों को आप बराबर कर रहे हो। ये कौन सा इंसाफ है, कौन सा लॉ है? ये तो मजाक, कंप्लीट जोक है ये। और हो सकता है कि शायद IMF इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं करे। अच्छा, ये वो तो एक्सेप्ट नहीं कर। कंप्लीट 100% जोक है ये।
अच्छा, ये मुफ्ती इस्माइल साहब कह रहे थे कि जी 2-4 दिन के अंदर हम एग्रीमेंट पर पहुंच जाएंगे। अब जबकि कौमी असम्बली से भी मंजूरी हो गई इन इकदामात की, अब अगर जो IMF है, आपका ये कहना है कि मजीद इनके ऊपर एतराज़ात कर सकता है कि जाओ ये भी वापस लेके जाओ और इसको भी ठीक करके वापस लेके आओ? देखिए, मैं जो बात आपको पहले कही थी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब ये पहले वाला डॉक्यूमेंट लेके गए थे तो वो डॉक्यूमेंट इन्होंने देखा भी था या नहीं देखा था, मुझे समझ ये नहीं आ रही है। क्योंकि वो डॉक्यूमेंट तो सब्सटेंशियली चेंज, अब जो आज की मैं खबरें तो मैंने सुनी है उसमें जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, उसका मतलब है कि अभी कोई बात बन नहीं रही है। ये मतलब या तो ये पब्लिक को बताना नहीं चाहते हैं, या इनकी बात नहीं बन रही है, सही। या ये कोई कम्युनिकेशन गैप है। मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी कौम निहायत बदकिस्मत है कि जो इस तरह के हालात से गुजर रही है, जिसे कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। और मतलब हम 22 करोड़ की एक कौम है, एटॉमिक पावर हैं, और हम क्या एक मतलब एक IMF के कर्जों स्टाफ पे और चल। जो उनके लोगों के सामने जाकर हम क्या बातें कर रहे हैं। मैं तो मतलब मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि मैंने इन लोगों के साथ डील किया हुआ है। और मैं हमेशा ये, जब मैं डील करता था, मैं उस वक्त ये फील करता था कि ये हमारी कौमी गैरत की निहायत बेहरमती है कि हम जाके डील करना पड़ता है। मगर हम इतने खराब हालात में आ जाते हैं और हम इतने खराब तरीके से अपने मुल्क को चला रहे होते हैं कि हमें सब कुछ छोड़ छाड़ कर उन लोगों से जाके बात करनी पड़ती है, और वो हमें इस तरह डील करते हैं जैसे वो इस मुल्क के वायसराय हैं, और हम एक खराब मुल्क हैं और हम जी। उस वायसराय के साथ जाके डील करते हैं। यही इस इस वक्त हो रहा है। अच्छा, ये इस निहायत सारी शबर साहब, इस सारी सूरत हाल से निकलने का रास्ता क्या है? वे आउट क्या है? कोई रहनुमाई कीजिएगा। सारी सूरत हाल से निकलने का रास्ता ये है कि आपके सामने आपका एक मुल्क था जो 71 आपका हिस्सा था, वो था बांग्लादेश। जी। आपने बांग्लादेश को देखा कि आज बांग्लादेश की आबादी भी आपसे कम है, बांग्लादेश की एक्सपोर्ट भी आपसे ज्यादा है, और बांग्लादेश के रिजर्व भी आपसे बहुत ज्यादा है, करेंसी आपसे डबल है। आप मुझे पूछेंगे कि बांग्लादेश में और पाकिस्तान में क्या फर्क है, फर्क क्या? तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में ये फर्क है कि बांग्लादेश ने अमेरिका से कहा कि मुझे आप कोटा दे दें, एक्सपोर्ट सही। का मैं एक्सपोर्ट करूंगा, मुझे आप कोटा दे दें। पाकिस्तानियों ने जाके पैसे और हथियार मांग लिए। ये फर्क आप अगर आपको समझ आ जाए तो आप समझ जाएंगे क्या फर्क है। हमने 1971 से लेकर आज तक अमेरिका से कभी कोटा नहीं मांगा। हमने कहा कि हमें हथियार दे दें, हम जिहाद कर रहे हैं। कभी हमने कहा हम वॉर ऑन टेरर कर रहे हैं, कभी हमने कहा कि हम आपके लिए जियोस्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, कभी हमने कहा हम आपको स्ट्रेटेजिक डेट दे रहे हैं। तो हम बेवकूफी की सारी बातें करते रहे, कभी हमने उनसे कोटा नहीं मांगा। तो बांग्लादेश ने उनसे कोटा मांग लिया, तो वो आज तरक्की कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने अपने मुल्लाओं को मस्जिद में बैठा दिया, हमने अपने मुल्लाओं को सड़कों पे ले आए। तो ये इस वजह से आज ये फर्क है। आप जो जो उन्होंने किया वो आज आप कर लें, आप भी ठीक हो जाएंगे। ये कोई ऐसी बात तो नहीं है, कोई आसमान से तो नहीं उतरे ना। वो हमारे साथ के थे, हमारे साथ ही आजाद हुए थे। 71 में हमारे से अलग हुए थे। हम उनको सो कॉल्ड हम कहते थे कि हम उन्हें खिला रहे हैं। आज उनके रिजर्व 45 बिलियन है, हमारे रिजर्व 8-10 बिलियन है। हमारी करेंसी 210 रुपए है, उनकी करेंसी जो है वो अभी बैठ के 2041 का डेवलपमेंट प्लान बना रहे हैं। हमें अभी अगले दिन का नहीं पता कि हम कहाँ खड़े हैं। तो ये बात नहीं है कि कोई आसमानी चीजों से वो चेंज नहीं हो गए। बिल्कुल सही। सिंपल चेंज, बिल्कुल सिंपल चेंज है। मैं आपको पता नहीं मेरी बात अच्छी लगे या नहीं लगे, मैं क्योंकि दूसरे सोच से बिलोंग करता हूँ। आप उस कंट्री का नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। वो एक सेकुलर कंट्री है जिसने अपने आप को एक तरीके से डेवलप किया है। वो आपके साथी थे, आप उनको कॉपी कर लें, आप इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। अच्छा शबर साहब, एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है वो टैक्स कलेक्शन का जो सिस्टम है, जो मशीनरी है, उसके हवाले से भी सवाल उठाए जाते हैं कि भी आसान रास्ते ढूंढे जाते हैं, चोर रास्ते दिखाए जाते हैं। आप तो रहे भी हैं, आप पूरे सिस्टम को आपने करीब से देखा है। ये सारी बातें गलत हैं, ये सारी बातें गलत हैं। जब पाकिस्तान का बिजनेसमैन और दुकानदार एक लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बदमाशी पे चला जाता है, वो कहता है हम टैक्स नहीं देंगे, हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, हम रिकॉर्ड कीपिंग नहीं करेंगे, तो ये बाकी बातें कि जी सिस्टम खराब है, ये सब तो आप समझें कि एक बहाना है उस चीज को छुपाने का जो आप कर रहे हैं। जब मैं चेयरमैन FBR था, मैंने कहा कि जी आप अपने परचेजर का CNIC दे दें। तो इसमें तो परचेजर के खिलाफ मैं बात कर रहा था ना, दुकानदारों की तकलीफ थी। दुकानदार तो बेच रहा है,
तो वो क्यों मेरे सामने आके खड़े हो गए थे? आपको समझ आ गई थी बात कि क्यों आके मेरे सामने खड़े हो गए? इसलिए कि दुकानदार उस बुनियादी करप्शन का हिस्सेदार है। तो ये बात करना कि सिस्टम खराब है, सिस्टम कभी आएगा, तो सर ना सिस्टम कभी अब आएगा, ना कोई नई वही आएगी, ना कोई नया पैगंबर आएगा। यही यही पैगंबर है और यही नबी है, इसी पे आगे चलना है। इस सिस्टम का रोना हम बहुत अरसे से रो रहे हैं, ये गलत बात है। सिस्टम कोई खराब नहीं है। हमारा हमारा माशरती, समाजी, इखलाकी और सोशल जो डिग्रेडेशन है वो इस लेवल पे चली गई है कि अब ये सिस्टम की बातें हम करते रहते हैं, इसका कोई मकसद नहीं है। मैंने सारी जिंदगी इसी काम में गुजारी है। मुझे अच्छी तरह पता है कि कौन चाहता है कि टैक्स आए, कौन चाहता है कि टैक्स नहीं आए, किसने देना है, किसने नहीं देना। अगर आपको याद हो तो मैं जब चेयरमैन एफबीआर था, मैंने एक डेटा रिलीज किया था कि पूरे लाहौर शहर का टैक्स जो है वो कराची के लियाकताबाद के मार्केट से कम है। सही। आपको बात समझ आ गई? लोगों को समझ आ गई तो देख लें, पेशावर में तो कोई टैक्स देता नहीं है। तो ये मतलब सब चीजें बराबर आ जाती है ना। ये कहना कि जी ये सिस्टम खराब है और सिस्टम सही होगा और एफबीआर को सही करेंगे और एक बंदा आएगा, फरिश्ता नाजिल होगा, वो सही करेगा, ये सब बेकार की बातें हैं। हमारे ऐसे लोग जो कि इस काम को अच्छी तरह जानते हैं वो इस्लामाबाद से क्यों घबराते हैं? मैं अपने 2.5 साल हो गया मुझे इस्लामाबाद से आए हुए। मुझे प्राइम मिनिस्टर बुलाते हैं, कोई बुलाता है, मैं इस्लामाबाद नहीं जाता क्योंकि मुझे उस शहर से कोफ्त होती है। जब मुझे नजर आता है कि आप मुनाफकत कर रहे हैं, सामने नजर आता है कि सामने मुनाफकत हो रही है, तो आप क्या बैठ के बात करेंगे? तो बात ये है कि सर ये सिस्टम की बातें दफा करें, पहले अपने ग्राउंड रियलिटी को देखें। कोई सिस्टम खराब नहीं है, सब सिस्टम वही चलते, इसी सिस्टम पे सही हो जाएगा। पहले आप ये डिसाइड कर लें, पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक माशी हकीकत है। जब आप ये फैसला करेंगे कि पाकिस्तान एक माशी हकीकत है तो फिर पाकिस्तान में टैक्सेशन सिस्टम भी सही हो जाएगा, सियासी निजाम भी सही हो जाएगा। जब आप ये फैसला करेंगे कि पाकिस्तान एक नजरियाती हकीकत है तो पाकिस्तान में कुछ नहीं होगा, वही हो रहा है जो आज होता रहेगा। तो ये आपका एक मसला सोशल है, इसको आप लोग समझ नहीं रहे हैं। मैंने इसके ऊपर बड़ी जिंदगी गुजारी है, मेरी पॉलिटिकल फैमिली है, हमने ये कंट्री हमारे बड़ों ने बनाया था, मगर मैं अब समझता हूँ कि उन्होंने शायद गलती कर दी थी कि जो उन्होंने नजरियाती चीज को इतना आगे ले गए कि हम अपनी माशी हकीकत को भूल गए। मगर इंशाल्लाह ताला यही हम ही हैं इसको वापस लाएंगे। कुछ चलाने वालों की भी गलतियां रही हैं, कुछ गलतियां हमसे भी हुई हैं, लेकिन चलाने वाले तो खेल रहे थे सर। चलाने वाले खेल रहे थे। लेकिन सबर भाई, ये IMF के साथ अगर मुआहदा हो जाता है, हमारे पास अच्छी खबरें आ जाती हैं, तो कब क्या पाकिस्तान की जो मैशियत है आने वाले महीनों के अंदर आपको कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है कि IMF के बाद हमारे दोस्त मुल्क भी हमारे ऊपर कोई जो है वो हमारा साथ इस मामले में दें? देखिए एक बात याद रखें कि IMF के आने जाने की वजह, अगर IMF के मुआहदा नहीं होता तो हम डेफिनेटली डिफॉल्ट में चले जाएंगे। अगर नहीं होता तो हम डेफिनेटली डिफॉल्ट, IMF के मुआहदे के बाद हम डिफॉल्ट की पोजीशन से बच जाएंगे। मगर अगर ये जो हमारा सिस्टम, जो हमारा इंपोर्ट का बिल है, अगर ये ऐसा ही रहा तो हम 23-24 में और 24-25 में फिर डिफॉल्ट की पोजीशन में जाने लगेंगे। अच्छा। तो IMF हमें डिफॉल्ट से नहीं बचा सकता। IMF हमें डिफॉल्ट से जनरली जो लोग IMF में होते हैं वो डिफॉल्ट नहीं करते, मगर जो हमारे हालात है इस वक्त वो हमें कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखा रहे हैं। मतलब मैं अगर आपके सामने ये कहूं कि हमें बहुत अच्छे हालात नजर आ रहे हैं, वो गलत है। और शायद आप लोगों को याद हो कि मैं वो इंसान था जिसने 16 दिसंबर 2021 को कहा था कि ये मुल्क दिवालिया है, और आप सारे परेशान हो गए थे। पाकिस्तान का हर आदमी मेरे खिलाफ खड़ा हो गया था कि ये आपने क्या बात कर दी। मैंने 16 दिसंबर 2021 को हमदर्द यूनिवर्सिटी के ओपन फोरम में कहा था कि ये मुल्क दिवालिया है। आज इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, मिफ्ताह इस्माइल साहब भी कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं। 6 महीने में क्या हो गया? जब 6 महीने पहले मैं कह रहा था, आप सारों को समझ नहीं आ रही थी और आप सारे जज्बाती हो रहे थे कि क्या हो गया, जब्बर साहब ने क्या कह दिया। अच्छा, जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है कि जो उसने किया और हमने नहीं किया। देखिए पाकिस्तानियों की जो नेचर है ना वो शुतुरमुर्ग वाली है। इनको आगे नजर आता है कि जब इनको नजर आता है कि तबाही की तरफ जा रहे हैं। देखिए मैं सारा दिन यहाँ कराची में बैठता हूँ, अरे तो मुझे क्या जवाब मिलता है? नहीं सर बैंकरप्ट नहीं है सर, एटॉमिक पावर बैंकरप्ट नहीं हो सकता सर, अमेरिका बचा लेगा, IMF बचा लेगा। ये नहीं देखते हम क्या करें। देखिए आप ये देखेंगे हम क्या करें, ये नहीं कहता कोई आदमी। मैं हजारों लोगों से मिलता हूँ दिन में, हजारों सेमिनार करता हूँ, सब बंदे कहते हैं नहीं सर नहीं हो सकता। ओ भाई मैं कहता हूँ नहीं हो सकता की बात नहीं है, तुम निकलोगे कैसे? नहीं सर एटॉमिक पावर बैंकरप्ट नहीं हो सकता, एटॉमिक पावर डिफॉल्ट नहीं कर सकता। इससे बड़ी जहालत क्या होगी?
कि हम आज भी एक सोच में बैठे हैं कि नहीं जी हमें अमेरिका डिफॉल्ट नहीं करने देगा, IMF डिफॉल्ट नहीं करने देगा, हम बच जाएंगे, मगर अपने आप को सही नहीं करते हम। बिल्कुल, और सही सबसे करने बड़ी के बात मैं आपने कि अपने आप को सही नहीं करते, अपने सिस्टम को देखिए, हम ठीक नहीं अपने करते। आप को सही करने की एक बात पहले बताई थी, आपके प्रोग्राम में भी कही और प्रोग्राम में कही कि यार हम क्यों नहीं डे लाइट में दुकानें खोलते। आज भी मैं देख रहा था कि वो ऐड लगा हुआ है कि जी हमें ईद की सेल करनी है। ओ भाई, ईद की सेल करनी है जब मुल्क आगे डूब रहा है तो क्या कौन सी ईद की सेल और कौन सी ईद की सेल नहीं होगी सब? जब मुल्क डूब रहा है, कराची में क्या हुआ, कल एक बंदा मर गया ना बिजली की लोड शेडिंग में। क्या बातें कर रहे, किस दुनिया में बैठे हैं ये लोग? इनको नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है शहर में और क्या किस तरह के वॉल्केनो पे हम बैठे हुए हैं। ये क्या बातें कर रहे हैं? इनको ये जो MKM वाले हैं और ये PMLN वाले, ये सड़कों पे आके दिखाएं, लोग इतना मरेंगे इनको, इनकी तबीयत साफ हो जाएगी। ये आए सड़क पे आके दिखाएं। बात ये हो रही है सर कि अब पब्लिक वो आएगी जो इनको बर्दाश्त नहीं करी। कल क्या हुआ कराची शहर में, आप मुझे बताएं। और सही हुआ है कि जब इतनी गर्मी होगी और लोड शेडिंग होगी और लोगों को आप तंग करेंगे तो लोग क्या करेंगे? तो मैं ये कह रहा हूं ना कि ये जो सारी चीजें हैं ये हमें नजर नहीं आ रही। ये हमें तो पहले भी नजर आ रही थी। हम तो आज भी बता सकते हैं कि आपको 22, 23, 24, 25 आगे क्या होगा। हमारे लिए दीवाना बिल्कुल आगे किताब खुली हुई है। हमें सही। पाकिस्तान की बिल्कुल नजर आ रही है। मगर अगर आम आदमी, मीडिया, आप लोग समझना नहीं चाहते, आपकी मर्जी है। मगर ये तो हम तो वही लोग हैं ना जो 71 की डाउनफॉल से, ढाका से पहले एक दिन कह रहे थे कि हम जीत गए, अगले दिन में डाउनफॉल हो गया हमारा। तो हम तो वो बेवकूफ कौम है जो हर दफा लोगों के बेवकूफी में आती रहती है। तो मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम में ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का डिफॉल्ट इनएविटेबल है। इनएविटेबल कह रहा हूं मैं लफ्ज। पाकिस्तान का सॉवरेन डिफॉल्ट इनएविटेबल है अगर पाकिस्तानियों ने अपने तरीका वारदात इंपोर्ट का चेंज नहीं किया। कोई दोस्त मुल्क, कोई चाइना, अमेरिका, कोई हमारी मदद को नहीं आएगा अगर हमने अपनी हरकतें अपने हाथ से सही नहीं की। कोई हमारे मदद को नहीं आएगा और वो चाहेंगे कि हम डिफॉल्ट में। आज सबसे ज्यादा खुश कौन है? बिल्कुल, अपने आप को ठीक करना है, हमें अपने खर्चे कम करने हैं, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना है। बहुत शुक्रिया शबर जैदी साहब, बड़ी तफसील से आपने तज्जिया किया हालात का। नाज़रीन, लेते हैं ब्रेक के बाद आते हैं फिर अगले सेगमेंट का जिक्र होगा।